हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से यहां पर हम लोग आ चुके हैं डे 7 को डिस्कस करने के लिए यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी को डिस्कस करने के लिए यहां पर हम लोग अवेलेबल हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन मॉक टेस्ट का, इन बेस्ट क्वेश्चंस का मेन मकसद क्या है कि जब आप एग्जाम में पेपर को दे रहे हो तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि ये एग्जाम है। आपको यह लगना चाहिए कि ये तो बैक टू बैक सचिन सर के करवाए हुए सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस ही हैं। आपको यह लगना चाहिए कि सचिन सर का बेस्ट 50 क्वेश्चंस का सेशन देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन। इसी के ऑब्जेक्टिव के साथ में यह सेशन बनाया गया है जो सेम टू सेम एग्जाम के पैटर्न जैसा ही है। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बेस्ट स्कोर करेंगे। पेपर टफ है या आसान है, इसका डिसीजन करती है आपकी प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो पेपर आपको आसान लगने वाला है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट वाइज नहीं हुई, रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो आपको पेपर का लेवल टफ लगेगा, नो डाउट। तो चलिए पेपर के लेवल को आसान बनाने के लिए आज के सेशन को बहुत अच्छे से करते हैं और कोशिश करते हैं मैक्सिमम स्कोर करने की। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सेशन शुरू करने से पहले यह बता दें कि आज के सेशन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जो कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा जिससे कि आखिरी क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाए और हमें कमेंट बॉक्स में बता पाए। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कोर्स है जो आपको कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा। मदद ही नहीं बल्कि एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में भी पूरी सहायता करने वाला है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बेस्ट कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर वहां पर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और एनरोल करने के बाद आप इन सेशंस को, वीडियोस को, पीडीएफ को, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इन सब को भी देख सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट को। क्लियर है? शुरू करें फिर बिना किसी देरी के आज का सेशन। चलिए गाइस, प्रीवियस वाले सेशन में 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे जिसका आंसर आप सब इतने इंटेलिजेंट हैं कि बैक टू बैक सही दिया आप लोगों ने। तो चलिए डालते हैं एक नजर इन बेस्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, दी HTML टैग दैट नीड बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स आर कॉल्ड। वे HTML टैग्स जिनमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग्स की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? तो HTML में जो भी हमारे टैग होते हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग मैक्सिमम टैग ऐसे होते हैं और ऐसे टैग्स को क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऐसे टैग्स को कंटेनर टैग्स बोलते हैं जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती है। नेक्स्ट, HTML टैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन। HTML के टैग किसके बीच में रखे जाते हैं? हार्ड ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही आपने पहचाना और आप जानते हैं कि HTML के टैग्स को एंगल ब्रैकेट या फिर एंगुलर ब्रैकेट में रखे जाते हैं। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल दैट इज कॉल्ड एंगुलर ब्रैकेट। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था,
वेयर डू यू प्लेस द टाइटल टैग इन HTML? आप HTML में टाइटल टैग को कहां लगाते हैं? और हम लोग जानते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, HTML टैग से, फिर हेड टैग, हेड के अंदर आता है टाइटल। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? हेड के अंदर टाइटल, दैट इज द करेक्ट वन। तो आप सभी लोगों ने ये आंसर्स बिल्कुल सही दिए थे। तो आ चुका है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जहां से सफर शुरू हो चुका है 50 क्वेश्चन का। चलिए, डैश इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर्स एंड एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन। मोशन पिक्चर्स और एनिमेशन में डैश एक विशेष प्रभाव है जो एक सहज संक्रमण के माध्यम से एक छवि या आकार को दूसरे में बदल देता है। एनिमेशन की मदद से इमेज की शेप को बदलना क्या कहलाता है? ट्विनिंग, ट्वीकिंग, काइनेमैटिक्स, किनेमैटिक्स या फिर मॉर्फिंग? बिल्कुल सही आपने आंसर किया। द करेक्ट आंसर इज मॉर्फिंग गाइस। मॉर्फिंग क्या है? जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक क्यूट सा बॉय एक क्यूट सी गर्ल में कन्वर्ट हो रहा है, या वाइसी वर्सा भी आप बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं गाइस? दिस इज कॉल्ड मॉर्फिंग। क्या बॉय क्यूट बॉय और क्यूट गर्ल यानी स्मॉल बॉय और स्मॉल गर्ल ही कन्वर्ट हो सकती हैं? जी नहीं, किसी की इमेज भी एनिमेशन की मदद से जब हम बदलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग, है ना। जहां पर आप देख सकते हैं एक महिला एक मैन की शक्ल या एक मैन एक वुमेन की शक्ल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मॉर्फिंग। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, करिए। द डैश टेक्स कंट्रोल ऑफ द बूट प्रोसेस फ्रॉम द सिस्टम बायोस। सिस्टम बायोस से बूट प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो सिस्टम की जो बूटिंग प्रोसेस है उसको बायोस से कंट्रोल करने का काम किसका है? बूट सेक्टर का, सीमॉस का, एमबीआर का, या पोस्ट का? क्या होगा करेक्ट आंसर? सीमॉस की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहां पर आंसर क्या होगा? एमबीआर होगा, जिसकी फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या है गाइस? मास्टर बूट रिकॉर्ड टेक्स कंट्रोल ऑफ द बूट प्रोसेस फ्रॉम द सिस्टम बायोस। सिस्टम बायोस से बूट प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम किसका है? मास्टर बूट रिकॉर्ड का है, एमबीआर का है। नेक्स्ट, डैश refers to a standard for Ethernet network technologies that use a thicker version of coaxial cable। मिल गया होगा आंसर आपको। कोएक्सियल केबल का थिकर वर्जन कौन सा है? ईथरनेट नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के लिए एक मानक को संदर्भित करता है जो समाक्षीय केबलों के मोटे संस्करण का उपयोग करता है। हम लोग जानते हैं जो कोएक्सियल केबल होती है वो टेलीफोन या फिर ज्यादातर हम लोग टीवीज में लगा हुआ देखते हैं, है ना। तो जो टीवी में जो केबल लगी होती है दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल दो तरीके की होती है, एक थिन होती है और एक थिक होती है। एक पतली होती है और एक मोटी होती है। पतली वाली को 10/2 कहते हैं और मोटी वाली को थिकर वर्जन को 10/5 कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 10/5। यहां पर हमने इमेज की मदद से आपको दिखाया भी है कि 10/2 इसे थिन नेट कोएक्सियल केबल बोलते हैं, जबकि 10/5 को जो कि मोटी होती है ये थिकनेट केबल के नाम से या थिकनेट कोएक्सियल केबल के नाम से जानी जाती है। जबकि 10/T ट्विस्टेड पेयर केबल को बोलते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर नॉर्मल जिसको हम लोग लैन केबल भी बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 10/T। समझ में आया? वेरी गुड।
डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। क्या होगा इसका आंसर? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या फिर आईडीई। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड आईडीई। याद रखिएगा कि आईडीई क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो कई सारे टूल्स, कई सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज फ्रॉम द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉडल इज कॉल्ड। 3D मॉडल के गणितीय प्रतिनिधित्व की सहायता से छवि बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? 3D मॉडल की मदद से इमेज बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोसेसिंग, डीथरिंग, रेंडरिंग या मॉर्फिंग? बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन में 3D मॉडल मिल रहा है और इमेज क्रिएट करने की बात की जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे गाइस? दिस इज कॉल्ड रेंडर करना। इमेज को क्या करना? रेंडर किया जाता है। इमेज को, वीडियोस को भी क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग। नेक्स्ट, दिस प्रोटोकॉल अलाउज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट and other digital musical tool to communicate with each other। यह प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल संगीत उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है म्यूजिकल टूल। कंप्यूटर में एक ऐसा ड्राइवर, एक ऐसा पोर्ट होता है जो म्यूजिक को सपोर्ट करता है, और इस तरीके के पोर्ट को क्या बोलते हैं? इस तरीके की प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? एफटीपी, वीओआईपी, एमआईडीआई या डीएचसीपी? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा एमआईडीआई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस प्रोटोकॉल, या ये पोर्ट के तरीके से भी काम करता है। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, 607.8 इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा? 607.8 किस प्रकार का डेटा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोटिंग है या स्ट्रिंग है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? जहां डेसिमल में कोई वैल्यू ना हो, है ना, दैट इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज। कैरेक्टर का मतलब ABCD। फ्लोटिंग का मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज, जैसे ये 607.8 क्या है? फ्लोटिंग नंबर है। जबकि स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ये क्या है? कैरेक्टर के सीक्वेंस से मिले हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन सी विच कमांड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? सी में यूजर से इनपुट लेने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? स्कैनएफ, fprintf, रिटर्न या printf? सी के बेसिक प्रोग्राम को डिजाइन करना आप जानते हैं, जहां पर सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज होता है। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं printf और scanf जैसे फंक्शंस का। यहां पर पूछा जा रहा है इनपुट, तो इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? scanf का। जैसे
इंट एज, प्रिंट एफ एंटर योर एज, और स्कैनएफ में हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू को क्या करवाया, एंटर करवाया परसेंटेज डी की मदद से, और एज यहां पर हमने डिक्लेयर किया। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्कैनएफ यूज्ड एज अ इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 111,111, 6 टाइम्स 1 यहां पर गिवन है और पूछा जा रहा है कि ये इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो क्या है। ये बाइनरी नंबर हमें गिवन है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए क्या आएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना तो आप हर कोई जानता है। 1 2 4 8 16 32, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको सम अप कर दीजिए, तो आंसर क्या आ गया होगा आपका 63। दैट इज द करेक्ट वन। एक बार देख लीजिए, जिनको नहीं आता, जो भी नंबर यहां पर गिवन है उसको लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड से 1 2 4 8 16 32 लिखेंगे। जहां पर 1 1 है उनको जोड़ देंगे, तो सभी जगह पर 1 है, इसका मतलब सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। क्लियर है गाइस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को चलाने के लिए चरणों का सही क्रम की पहचान करें। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, कोई सॉफ्टवेयर को चलाना है, तो उसके लिए या प्रोग्राम को रन करने के लिए जो सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, लिंक लोड कोड कंपाइल या एग्जीक्यूट, कोड कंपाइल लिंक एग्जीक्यूट या लोड, कोड कंपाइल लिंक लोड या एग्जीक्यूट, या कंपाइल कोड लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट। हमें यहां से एक बात समझ में आई क्या, कि सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले तो कोड लिखा जाएगा और लास्ट में हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब वो आंसर सही होगा जिसमें शुरुआत में कोड होगा और लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब हमें यहां पर मिल रहे हैं दो ऑप्शंस, एक ही मिल रहा है कोड और एग्जीक्यूट वाला, है ना। एक तो मिल रहा है हमें थर्ड, जहां पर कोडिंग दिया हुआ है, फिर कोड के बाद कंपाइल करते हैं, सही है। कंपाइल के बाद लिंक करते हैं, लिंक के बाद लोड करते हैं, और लोड के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जहां शुरुआत में कोड है और लास्ट में क्या है, एग्जीक्यूट। बीच में भी सीक्वेंस हमें यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्विच इज प्रिफर्ड ओवर हब बिकॉज, कह रहा है हब की जगह पर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है आजकल। ऐसा क्यों होता है कि हम प्रेफरेंस स्विच को देते हैं हब की जगह पर, व्हाई इट इज सो। हब की तुलना में स्विच को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, व्हाट इज द रीजन, स्विच चीपर है इसलिए, स्विच यूजेस लेस पावर, स्विच कम पावर का यूज करता है इसलिए, स्विच नॉन वोलाटाइल है इसलिए, या स्विच की परफॉर्मेंस बेटर है इसलिए। बताइए ये आंसर है किस लिए? इसलिए क्योंकि स्विच की परफॉर्मेंस बेटर है, इसलिए स्विच का करते हैं यूज। किसको नहीं यूज करते? हब को नहीं करते और स्विच को करते हैं, बिकॉज स्विच परफॉर्मेंस इज मच मच बेटर देन हब। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट, म्यूजिक प्लेड ऑन अ कंप्यूटर बट नेवर डाउनलोडेड इज नोन एज, कंप्यूटर पर संगीत बजाया जाता है लेकिन कभी डाउनलोड नहीं किया जाता, तो उसे क्या बोलते हैं? जब आप किसी भी चीज को लाइव देख रहे होते हैं, डाउनलोड नहीं करते, तो उसको क्या बोलेंगे? P2B, स्ट्रीमिंग, MP3 या इलेक्ट्रॉनिका? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। तभी तो हम लाइव को क्या बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, यानी उसको हम लोग लाइव देखते समय डाउनलोड नहीं कर सकते, जब लाइव ओवर हो जाता है तब डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रीमिंग।
नेक्स्ट, डैश इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग मेल ऑन अ मेल सर्वर। मेल सर्वर पर मेल को एक्सेस करना और स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मेथड ऑफ एक्सेस, मेल को एक्सेस करने के दो प्रोसेस हैं, एक तो POP3 और दूसरा IMAP। लेकिन यहां पर कह रहा है एंड स्टोर मेल ऑन मेल सर्वर। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें मेल सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाता है? यह प्रोसेस कहलाता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जहां पर सर्वर पर मेल को स्टोर किया जाता है। सो द करेक्ट वन इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP दो होते हैं, एक IMAP क्लाइंट की तरफ होता है और एक IMAP सर्वर की तरफ आपका लगा होता है। नेक्स्ट, डैश ओनली अलाउज अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम टू एक्सेस द ईमेल एंड डैश अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम टू एक्सेस एंड रीड द अवेलेबल मेल्स। डैश एक समय में केवल एक डिवाइस को ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है और डैश एक समय में कई डिवाइसेस को उपलब्ध मेल एक्सेस करने और पढ़ने की अनुमति देता है। जो सिर्फ एक मेल सिंगल डिवाइस पर ही मेल्स को एक्सेस करने की परमिशन दे उसे क्या बोलते हैं? और जो कई सारी डिवाइसेस में मेल को एक्सेस करने की परमिशन दे उस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, सिंगल डिवाइस के लिए आंसर होगा POP3, जबकि मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आंसर होगा IMAP। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, POP3 एंड IMAP। वेरी गुड। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बहुत बढ़िया, शानदार, कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को आसानी से, है ना? अगर कॉन्सेप्ट आपने कई बार पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन MS Word 365 डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम। MS Word 365 में एक दस्तावेजों में शब्द के विभिन्न अर्थ कहां से खोजे जा सकते हैं? सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात हो रही है। हम जानते हैं MS Word में सिनोनिम और एंटोनिम के लिए थेसोरस का करते हैं इस्तेमाल, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? जरा सोचिए। आंसर हो गया थेसोरस और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल सही, शिफ्ट के साथ F7। मालूम है आपको? तो थेसोरस कहां पर देखने को मिलता है? रिव्यू टैब में थेसोरस देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है सिनोनिम और एंटोनिम। शिफ्ट के साथ F7 की करने पर थेसोरस वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। वेरी गुड। सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जिसे स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत आसान है, आप जानते हैं कि डेवलप फ्री किया जा रहा है और मॉडिफाई करने की भी परमिशन है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब OSS, दैट इज द करेक्ट वन। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OSS बोलते हैं। जैसे ओपन सोर्स की कैटेगरी में आपका लाइनेक्स आ जाता है, फेडोरा आ जाता है, OpenOffice.org आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, MySQL, PHP, Ubuntu, वर्डप्रेस, अपाचे सर्वर, ये सब आपके क्या हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ट्वीट कैन बी ऑफ लेंथ ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप जानते हैं ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट लंबा हो सकता है कितना? ट्विटर हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब जहां पर टेक्स्ट को, जहां पर कैरेक्टर्स को टाइप करने की लिमिट निर्धारित है। शुरुआत में जब ट्विटर बनाया गया जैक डोर्सी के द्वारा, तो वहां पर 140 कैरेक्टर को निर्धारित किया गया।
बाद में 140 से बढ़ाकर इसको 280 कर दिया गया। तो 140 पहले था, 280 अब है, सो द करेक्ट आंसर इज 280। लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि एलॉन मस्क ने आते ही 280 कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया 4000 कैरेक्टर्स में। क्योंकि एलॉन मस्क के अगर आपने ट्वीट देखे हो या पोस्ट देखी हो तो वो काफी लंबी होती हैं, तो शायद वो खुद भी पोस्ट नहीं कर पा रहे थे ट्विटर पर, लंबी लंबी ट्वीट नहीं कर पा रहे थे, रीट्वीट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही कदम रखा, जैसे ही खरीद लिया ट्विटर को, वैसे ही जो लेंथ है कैरेक्टर्स की, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने कर दिए, 4000। और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 कर दिया गया है। तो ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स नाउ हैव अ मैक्सिमम ट्वीट लेंथ ऑफ 10,000 कैरेक्टर्स। अब 10,000 कैरेक्टर भी टाइप किए जा सकते हैं। तो याद रखने वाली बात है, पहले 140, फिर कन्वर्ट करके 280, एलॉन मस्क ने 4,000, और फिर इसके बाद हो चुका है 10,000 कैरेक्टर्स की लिमिट। समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस मेथड या विधि कौन सी है? बस टोकन, ईथरनेट, टोकन रिंग या P2P? बड़ा ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन। अलग अलग वेबसाइट पर इसका आंसर अलग अलग देखने को मिलता है। कैंडिडेट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने का जो पॉपुलर तरीका है उसे बोलते हैं ईथरनेट। केबल्स की मदद से, ईथरनेट की मदद से। सो द पॉपुलर वे इज कॉल्ड ईथरनेट IEEE 802.3, जिसका स्टैंडर्ड है ना, यही तो पॉपुलर तरीका है। सर्वर में आपने देखा होगा, ऑफिसेज में देखा होगा, घरों में देखा होगा, ज्यादातर नेटवर्क केबल्स के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। लेकिन कई वेबसाइट्स में टोकन रिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि गलत है। सही आंसर क्या है? ईथरनेट इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन PowerPoint 2021 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज? PowerPoint 2021 में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? सेव एज का मतलब जब हमें एक ही फाइल को दूसरी लोकेशन पर उसी नाम या डिफरेंट नाम से सेव करना होता है, सेव एज का यूज करते हैं। पहली बार अगर हमें फाइल को सेव करना होता है तो भी हम सेव एज का यूज करते हैं। तो सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस। क्या है गाइस? पावर पॉइंट में इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एस। नेक्स्ट, Dash is a secure cloud-based platform for storage, sharing, and verification of document and certificate. Dash दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसको सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कौन सा है? That was developed by the government itself. Amazon वेब सर्विस, Oracle क्लाउड, गूगल क्लाउड या डिजी लॉकर? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड डिजी लॉकर, जहां पर हम अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबको डिजिटल कॉपी के मदद से सेव कर सकते हैं, और वो भी वैलिड तरीके से। नेक्स्ट, शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस इज। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? ये क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस से पूछें या फिर MS ऑफिस से, आप जानते हैं इसका आंसर सेम रहता है। और इसका आंसर होगा क्या? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ H का यूज करते हैं। बिल्कुल सही गाइस, आपकी बार की नजर और निर्मा सुपर। सही आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। वेरी गुड। नेक्स्ट,
व्हाट आर एर्डिनो कोड्स आर रेफर्ड टू। एर्डिनो होता क्या है? ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के तरीके से काम करता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो एर्डिनो कोड किससे संदर्भित किया जाता है? कोड को क्या बोलते हैं? एर्डिनो कोड को क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, लिंक बोलते हैं या नोट्स बोलते हैं? करेक्ट आंसर है एर्डिनो के कोड्स को स्केचेस के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्केचेस। ठीक, तो याद रखिएगा इस माइक्रो कंट्रोलर को बनाने के लिए जो सोर्स कोड हम डेवलप करते हैं, इस सोर्स कोड को स्केचेस के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर? ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में तत्वों यानी एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7 है। सो द करेक्ट आंसर इज 7। जैसे फिजिकल डिवाइसेस एंड कंट्रोलर्स, कनेक्टिविटी, एज कंप्यूटिंग, डेटा एक्यूमुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एप्लीकेशन, फिर इसके बाद 7th स्टेप है कोलैबोरेशन एंड प्रोसेस। तो आपके टोटल कितने स्टेप हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गया आईओटी आर्किटेक्चर में? 7 एलिमेंट्स इन दी ओपन आईओटी आर्किटेक्चर या ओपन आईओटी फ्रेमवर्क। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन माइक्रो कंट्रोलर? हम जानते हैं कि एर्डिनो एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होने जरूरी हैं? माइक्रो कंट्रोलर किस किस चीज से मिलकर बनता है, जरा बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद होना चाहिए? हम जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर यानी चिप में प्रोसेसर का होना जरूरी है, सीपीयू होगा, रैम का होना जरूरी है प्राइमरी स्टोरेज के फॉर्म में, टेम्परेरी स्टोरेज के फॉर्म में, रोम का होना जरूरी है जो उसको बूटिंग में मदद करे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का होना जरूरी है जहां से पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाए, और टाइमर का होना भी जरूरी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो माइक्रो कंट्रोलर चिप में या डिवाइस में सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट, विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम किसको बोलते हैं? जैसे एटीएम मशीन एक एम्बेडेड सिस्टम है, रोबोटिक्स पूरा सिस्टम एक एम्बेडेड सिस्टम है, कार का जितना भी फंक्शन होता है एक एम्बेडेड सिस्टम में काउंट किया जाता है ना, जिसको एक तरीके से ऑटोमेटिक भी बोलते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ईईपी रोम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी या एस रैम? याद रखिएगा एम्बेडेड सिस्टम यानी हमारा लैपटॉप भी एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर भी एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम है, और ऐसे सिस्टम्स में हम किसका यूज करते हैं? डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी रैम। एम्बेडेड सिस्टम में डायनेमिक रैम का इस्तेमाल किया जाएगा, यह बात आपको याद रखनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं उनके ऊपर इतना लोड होता है कि इनको बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, और रियल टाइम पे काम करने के लिए इनको बार बार रिफ्रेश करने के लिए किस रैम का यूज होगा? स्टैटिक रैम का तो नहीं होगा, डायनेमिक रैम ही रिफ्रेश होती है, दैट्स व्हाई वी यूज डी रैम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर। What language is the Arduino IDE built on? Arduino जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक माइक्रो प्रोसेसर के तरीके से काम करता है, इसकी जो IDE है यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो किस लैंग्वेज पर बना है? Arduino IDE किस भाषा पर बनी है? जावा, HTML, C, C++ या पाइथन?
बिल्कुल सही याद रखिएगा, दैट इज बेस्ड ऑन C++। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, C++ पर बेस्ड है एर्डिनो की IDE। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 1010 एंड 1101 इज 1010 और 1101 का योग क्या होगा? वीडियो को तुरंत पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, मैच करिए और बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करी होगी। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 1010 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1101 जो कि एक बाइनरी नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो जोड़कर जो नंबर आएगा, जो डेसिमल नंबर आएगा, उसको फिर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एडिशन, अगर एडिशन का रूल आपको पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो फाइनली हमने आपको करके दिखा दिया है कि आप कैसे करेंगे। 1010 इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10। 1101 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 13। 10 और 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 23। 23 का अगर आप क्या निकालेंगे? बाइनरी नंबर 1 2 4 8 16 की मदद से, तो आपको आंसर मिल गया 10111। अब ये मत कहिएगा कि 10111 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आप जितने चाहें उतने जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 010111 बोलें, 001011 बोलें, ये सब बराबर है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? बहुत सारे कनेक्शंस कहां पर किए जाते हैं? स्टार में, मैश में, रिंग में या बस में? गलत मत करिएगा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं, जहां पर एक बैकबोन केबल होती है, दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगाए जाते हैं और फिर वहां पर बहुत सारे नोड्स की मदद से कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है। सो द आंसर इज व्हाट? बस टोपोलॉजी। मैक्सिमम वायर का भी यहां पर यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वायर का यूज कहां करते हैं? मैश टोपोलॉजी में, है ना। ये भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क डिवाइस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस डैश और डैश को उपयोग किया जाता है। गेटवे ब्रिज, राउटर रिपीटर, हब या स्विच, या रिपीटर या हब। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। हम जानते हैं कि अगर हम यहां पर फिजिकल लेयर की बात करें तो ये फर्स्ट लेयर होती है और फिजिकल लेयर पे दो डिवाइसेस काम करती हैं, एक हब काम करता है और एक रिपीटर काम करता है। तो हब और रिपीटर कहां दिया है? फोर्थ ऑप्शन में। लगा दो आंसर, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर होती है, जहां पर स्विच और ब्रिज काम करता है। थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर होती है, जहां पर राउटर काम करता है ना। और फिर उसके बाद जितनी भी लेयर्स होती हैं वहां पर गेटवे काम करता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा? चुटकियों में इसका आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन सा डेटा भेजने के लिए कनेक्शन रहित यानी कनेक्शनलेस और अविश्वसनीय सेवा प्रदान करता है? इसके दो आंसर होंगे। हम जानते हैं कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल दो हैं, एक तो यूडीपी है और दूसरी आईपी है। क्या यूडीपी दिया है? दिया है। क्या आईपी दिया है? नहीं दिया। सो द करेक्ट आंसर इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कहां काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है ना। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। वेरी गुड। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर? पावर पॉइंट में थीम्स को किसके अंतर्गत पाया जा सकता है? ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब? आप जानते हैं पावर पॉइंट में बहुत सारी थीम्स को अपेंड करने की परमिशन होती है और थीम्स हमेशा
डिजाइन टैब के अंदर देखने को मिलती है। सो द करेक्ट आंसर इज डिजाइन टैब। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, है ना, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 डैश। कई बार बहुत सरल क्वेश्चन भी कैंडिडेट गलत कर देते हैं, है ना, जल्दबाजी में, ना समझी में। तो देखन में छोटन लगे, है ना, घाव करे गंभीर। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़ा गहरा घाव देकर चले जाते हैं। तो सतर्क रहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो बी अलर्ट गाइस। 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट इज द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टेराबाइट। 1 kilobyte is equals to 1024 byte, 1 megabyte 1024 kilobyte, 1 gigabyte 1024 MB megabyte, 1 terabyte 1024 gigabyte, and 1 petabyte is equals to 1024 terabyte and so on, है ना। इसी तरीके से हायरार्की चलती है। नेक्स्ट, which of the following types of internet service does not require cable or phone lines? निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती? केबल्स और फोन लाइन की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती? ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे ब्रॉडबैंड लाइन भी बोलते हैं, सैटेलाइट या डायल अप कनेक्शंस। डायल अप मतलब टेलीफोन लाइंस, मॉडेम कनेक्शंस। तो आंसर क्या होगा? सैटेलाइट कनेक्शंस के लिए हमें केबल्स की या फोन लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज सैटेलाइट। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। विच इज टुडेज मोस्ट पॉपुलर USB फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस? आज का सबसे लोकप्रिय USB फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस कौन सी है? फ्लैश ड्राइव मतलब फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी का मतलब पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD, यही होता है। तो यहां पर क्या मिल गया हमें? पेन ड्राइव मिल गया। लगा दो आंसर। सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लैश मेमोरी या USB फ्लैश ड्राइव कौन सी है? पेन ड्राइव है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ यू प्रेस डैश एंड डैश सेवरल टाइम देन यू कैन कॉन्टिन्यूअसली स्विच टैब इन योर ब्राउजर। यदि आप ये और ये की को कई बार दबाते हैं तो आप अपने ब्राउजर में लगातार टैब को स्विच कर सकते हैं। ब्राउजर में टैब को स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का करते हैं इस्तेमाल। सो दी करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 2। जबकि ओपन एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। तो विंडोज के अंदर जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस हैं, ओपन सॉफ्टवेयर हैं, उनके बीच में स्विच करना है ऑल्ट टैब। और अगर ब्राउजर में खुले हुए टैब्स के बीच में आपको स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस टैब, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वाज फाउंडेड इन 1996। जल्दी से बताइए, डैश पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में स्थापित किया गया। कौन सी है? जीमेल, फायरफॉक्स, ओपेरा या हॉटमेल? बिल्कुल सही गरम गरम आंसर है गरम गरम मेल, यानी हॉटमेल इज द राइट वन, डेवलप्ड बाय मिस्टर सबीर भाटिया। सबीर भाटिया के द्वारा डेवलप की गई सर्विस, पहला मेल क्लाइंट दैट इज कॉल्ड हॉटमेल, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जिसको माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया गया और नाम कर दिया गया outlook.com, msoutlook.com। वेरी गुड। डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमैटिकली सर्चेज वेब पेजेस फॉर सर्टेन कीवर्ड। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से और व्यवस्थित रूप से कुछ कीवर्ड्स के लिए वेब पेज को खोजता है। तो वेब पेजेस को सर्च करने का काम किसका है? ब्राउजर का, सर्च इंजन का, वेब क्रॉलर का या वेब बॉट्स का? बिल्कुल सही, ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक सर्च करने के लिए
कीवर्ड्स को वेब पेज पर सर्च करने के लिए ये काम है वेब क्रॉलर का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? गलत करते हैं कैंडिडेट इसका आंसर, बच के रहना रे बाबा। बताओ आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तेज प्रोसेस करने वाला, बैच, टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या कहा आपने? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल गलत आंसर। द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत फास्ट काम करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो करंट टाइम पर काम करता है, रियल प्रोसेसिंग करता है, जबकि फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर गलती होती है कैंडिडेट से, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आप ही के तरीके से रियल टाइम पर टिक लगाते हैं और फिर पेपर दे के आकर कहते हैं शिट, ये तो सचिन सर ने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पता नहीं कैसे जाने अनजाने गलत हो गया। गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट, शो हाइड ग्रिड लाइन ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू इन एमएस एक्सेल 2021। बताइए जरा, एमएस एक्सेल 2021 में या एमएस एक्सेल 365 में ग्रिड लाइन को शो और हाइड करने के लिए जो ऑप्शन है वो कहां पर गिवन है? पेज लेआउट में, डेटा में, इंसर्ट में या फॉर्मेट में? याद रखिएगा, ग्रिड लाइंस जब भी पूछा जाए तो पेज लेआउट के अंदर होता है ग्रिड लाइंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पेज लेआउट। देखिए मैंने दिखाया भी है, पेज लेआउट देन ग्रिड लाइंस। यहां देख सकते हैं पेज लेआउट, ग्रिड लाइंस, व्यू कर सकते हैं, व्यू पर टिक हटा दिया तो ये हाइड भी हो जाएगी। नेक्स्ट, डैश कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन सच एज फॉन्ट्स, कलर, लोगो, डिजाइन एसेट्रा। लोगो मतलब जानते हैं ना, वो नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है ना? ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है बहना कि डैश आपकी संपूर्ण प्रस्तुति जैसे फॉन्ट, रंग, लोगो, डिजाइन आदि के रूप में नियंत्रित करता है। इसे कौन सा व्यू बोलते हैं? डेफिनेटली इस तरीके के व्यू को बोलते हैं स्लाइड मास्टर व्यू। क्या है ये? स्लाइड मास्टर व्यू है, जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के फॉन्ट, कलर, लोगो को एक जैसा डिजाइन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, which of the following is believed to be the first computer invented by Chinese? वही चाइना जिसके ऊपर इंडिया ने कई बार डिजिटल स्ट्राइक करी है, पबजी सब्जी जैसे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है ना? बार बार बदल बदल के नामों से पबजी सब्जी मार्केट में मिलते रहते हैं, है ना? लेकिन इंडिया ने बढ़ चढ़कर चाइना वालों को टाटा बाय बाय कहा है इस बार, है ना? बहुत सारी एप्लीकेशंस बैक टू बैक अंडर सेक्शन 69A के तहत बैन कर दी हैं। तो यही चाइना ने 4000 साल पहले कुछ ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसके थ्रू एडिशन हो पाए, कैलकुलेशन हो पाए, और ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? एबाकस बोलते हैं, है ना? दिस इज कॉल्ड एबाकस। याद है ना? ये आज भी कई जगह पे कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है ये एबाकस। इसकी फुल फॉर्म जरा देख लो, अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, है ना? जरा ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब क्या है? अबंडेंट यानी भारी मात्रा में। बीट्स का मतलब बीट्स, है ना? जब गाने बजते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? बीट्स। तो बेबी को बेस पसंद है ना? लेकिन चाइना को बीट्स पसंद है, याद रखिएगा। तो अबंडेंट मतलब भारी मात्रा में, बीट्स का होना, एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम जो एडिशन करती है, कैलकुलेशन करती है, और यूटिलिटी मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड एबाकस। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नेम बॉक्स
इन MS Excel 365, MS Excel 365 में जो नेम बॉक्स होता है वो कहां होता है? हम लोग जानते हैं नेम बॉक्स मतलब एड्रेस ऑफ अ सेल। सेल के एड्रेस को जहां लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स, या सेल का एड्रेस जहां दिखता है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहां पर होता है? अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार के राइट साइड में, अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार के लेफ्ट में, अपीयर बिलो द स्टेटस बार, अपीयर अबव द मेन्यू बार। क्या होगा? वेरी गुड, appears on the left side of the formula bar। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है क्या? नेम बॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। गेटिंग द पॉइंट? समझ गए? अगर है कोई दिक्कत तो इस पर डालिए जरा सी अपनी निगाह। हम लोग जानते हैं ये है हमारा फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार के आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर सेल के एड्रेस को दिखाया जा रहा है। तो सेल का एड्रेस जहां पर शो होता है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेक्स्ट, इन अ डेटाबेस अनदर नेम ऑफ टपल इज। डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है? हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस में रोज और कॉलम्स होती हैं। रोज को टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रोज आर कॉल्ड टपल्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, है ना? याद रखिएगा इसको भी। टू टेस्ट द आईपी स्टैक ऑन योर लोकल होस्ट, विच आईपी एड्रेस वुड यू पिंग? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। अपने स्थानीय होस्ट पर आईपी स्टैक का परीक्षण करने के लिए आप किस आईपी पते को पिंग करेंगे? हम जानते हैं कि लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है? लूप बैक एड्रेस, और लूप बैक एड्रेस मतलब टेस्टिंग एड्रेस। टेस्टिंग एड्रेस मतलब 127.0.0.1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, एफटीपी इज बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर। कह रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका इस्तेमाल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए किया जाता है ना? आप लोग कई बार ये चीज सुन चुके हैं, कई बार आपको ये बात याद हो चुकी है कि एफटीपी प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करना। लेकिन ये किस आर्किटेक्चर पर बेस है? P2P, M2M, IRC या क्लाइंट सर्वर? बिल्कुल सही, एफटीपी जिस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है वो है क्लाइंट और सर्वर। क्योंकि रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। रिस्पॉन्स कौन देता है? सर्वर। तो एफटीपी में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए क्लाइंट और सर्वर की रिक्वायरमेंट तो है ही ना। तो आंसर क्या होगा? दिस इज बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल? इनमें से किस डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं? बिन में, रूट में, डीवी में, ईटीसी में? अक्सर जब हम लोग लाइनेक्स का यूज करते हैं तो वहां पर जो फोल्डर होते हैं ना उनको डायरेक्टरीज बोलते हैं, और लाइनेक्स में जो डायरेक्टरीज होती हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो ईटीसी नाम के डायरेक्टरीज में पाई जाती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ईटीसी। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर डायरेक्टरी पूछा जाए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पूछा जाए, किस डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चन है वो लाइनेक्स से ही पूछा जा रहा है, और आंसर यहां पर क्या होगा गाइस? ईटीसी। वेरी गुड। व्हाट इज ब्लॉग? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुने। इज अ वेब पेज ओनली, ये एक वेब पेज है। इट कैन बी अ वेबसाइट और अ वेब पेज, ये वेबसाइट भी हो सकती है, वेब पेज भी हो सकता है। इज अ कंप्लीट वेबसाइट, ये सिर्फ एक पूरी वेबसाइट होगी, या नन ऑफ द मेंशन्ड, या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। ब्लॉग क्या है? ये वेब पेज भी हो सकता है, ये वेबसाइट भी हो सकती है। सो मीन्स इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी अ वेब पेज।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेब पेज एंड अ वेबसाइट? वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट बोलेंगे, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the minimum and maximum by default font size in LibreOffice? LibreOffice में न्यूनतम और अधिकतम डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? बताइए। मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज इन LibreOffice 696, 669, 772 या 1196? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर होगा 6 और 96, यानी मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 96 है। नेक्स्ट, विच एरर कोड इंडिकेट द मिसिंग इक्वल साइन फ्रॉम द फॉर्मूला? अगर फॉर्मूले से इक्वल्स का साइन हट जाए तो ये किस नंबर का एरर शो करता है? कौन सी त्रुटि कोड सूत्र से गायब बराबर चिन्ह को इंगित करता है? बताइए। फॉर्मूले से अगर इक्वल्स का साइन हट जाए तो इस एरर को 509 एरर के नाम से जानते हैं, यानी दिस एरर इज कॉल्ड 509 एरर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 509। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू अ स्लाइड? आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यूज, कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? तो मुझे आप बताइए कि व्यूज टोटल कितने तरीके के होते हैं? आप कहेंगे सर आपने कई बार बताया है व्यूज 5 + 3 8 होते हैं, 5 प्रेजेंटेशन व्यू और 3 मास्टर व्यू। लेकिन सर यहां पर 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, आप किसके साथ जाएंगे? अगर 8 ऑप्शन में नहीं है तो प्रेजेंटेशन व्यू को बाय डिफॉल्ट व्यूज मानते हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 5 व्यूज, यानी 5 इज द करेक्ट वन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू अ स्लाइड? अगर ऑप्शन में 8 होता तो हम डेफिनेटली 8 के साथ जाते। 8 नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन व्यूज को काउंट करते हैं और आंसर देते हैं क्या? 5 व्यूज। क्लियर है गाइस? तो इसी के साथ 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर रहे होंगे। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखेंगे और एग्जाम तक कई बार इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। 50 में से कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब समय आ चुका है कि हम बैक टू बैक 4 क्वेश्चंस आपको दे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, और जरा कमेंट बॉक्स में गहराइयों में उतर के देखें कि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आप सही दे पाए या नहीं। बताइएगा गाइस। डैश इज द वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू राउंड 175 कॉमा -2। इसी तरीके का क्वेश्चन मैं प्रीवियस सेशन में करवा चुका हूं और आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बताइएगा। राउंड 175 -2 का मान कौन सा है? ये रहे ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें नहीं है क्या? लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या असेंबलर। तो कंप्यूटर को बूट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइएगा। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट वन, द पीडीयू फॉर टीसीपी इज कॉल्ड। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये किसमें यूज होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो ट्रांसपोर्ट या टीसीपी पर जो पीडीयू यानी प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट है, पीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। इसे क्या कहा जाता है? पैकेट, डायग्राम, फ्रेम या सेगमेंट? ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन है, आप जानते हैं इसका आंसर। बताइएगा। और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल वुड बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एन आईओटी डिवाइस? इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग आईओटी डिवाइस के साथ संचार करने के लिए किया जाएगा?
तो आईओटी डिवाइस में, आईओटी डिवाइसेस के साथ जो प्रोटोकॉल यूज होती है कम्युनिकेशन पर्पस की, वो कौन सी है? आईसीएमपी, एसएमटीपी, टेलनेट या एसटीटीपी? तो इन चारों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आसान है। उम्मीद है आप इनके आंसर्स को जरूर जानते होंगे। जो भी समझ में आ रहा है वो बिना किसी के कमेंट पढ़े कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गूगल बाबा का इस्तेमाल मत करिएगा, अपनी सूझबूझ के साथ में इनके आंसर्स को दीजिएगा। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस बढ़िया तरीके के से क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट डालिए, सेशंस को बार बार रिवाइज करिए। जो भी आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंस रखिए, उनको बार बार एग्जाम तक रिवाइज करिए। जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका रिवीजन का, किन किन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करें, किन टॉपिक्स को बाद में रिवाइज करें, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए रिवीजन करिएगा। एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर लाएंगे, ये अपने आप से बार बार कहिएगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो होता है, और जो होता है उसका फल बहुत मीठा होता है ना। तो इतना लंबा आप लोगों ने वेट किया, अब वो घड़ी आ ही गई है। बैक टू बैक कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स में। जितना अच्छा रिवीजन एंड टाइम पर आप करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितने पॉजिटिव कमेंट्स, व्यूज या उनके बीच में रहेंगे जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में कई लोग फीवर, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इवन एग्जामिनेशन हॉल में कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो सारा पढ़ा हुआ उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अपने आप को कूल डाउन रखिए, पॉजिटिव रखिए। योगा, एक्सरसाइज जो भी आप कर पाए साथ साथ जरूर करिएगा। बस मुझसे एक वादा जरूर करिए कि सर जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं मिलके, है ना, उसको जरूर कंप्लीट करेंगे, और जो आउटपुट होगा वो हमारे फेवर में ही होगा, है ना। तो डू योर 100%, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। लक प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस, मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो जो हमारे कर्म है ना वो भी काउंट होते हैं साथ में, तो अपने कर्मों में भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर सब कुछ बेटर पॉजिटिव वे में रिजल्ट या आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलेगा। बाकी वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे वो इस कोर्स से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे गाइस नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यहां तक के लिए जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में ताबड़तोड़ तरीके से। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।